छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल्स के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी बुक सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर है ये समाकलन। समाकलन देखिए आप, इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 और 6 में अवकलन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और उसी पर आधारित ये समाकलन है। देखिए समाकलन जो होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि समाकलन है क्या चीज़। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, यानी कोई भी अवकलन यदि हमें पता है तो हम उसका समाकलन निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहा जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, यदि हम उसका अवकलन करते हैं तो जो आंसर आता है वो यहाँ पर फंक्शन बन जाता है और फंक्शन जो है आंसर बन जाता है। यानी हमारे पास कोई भी समाकलन अगर अवकलन यदि दिया हुआ है तो जो उसका यहाँ पर हमारे पास आंसर दिया हुआ होगा और उसका फंक्शन निकालना है। ये है, जैसे हमारे पास अवकलन को जो है हमें d/dx से प्रदर्शित करते हैं। d/dx कोई फंक्शन f(x) है तो इसका अवकलन जो है d/dx जो है f(x) का, कैपिटल f(x) का स्मॉल f(x) है। इसी तरह से जहाँ पर c अगर कांस्टेंट वैल्यू हो कोई तो d/f(x + c = f(x) होगा के बराबर होगा, क्योंकि c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है कांस्टेंट वैल्यू का, वो शून्य के बराबर हो जाता है। तो शून्य से हमारे पास, इससे जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे, इससे हमारे पास कोई जो है इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसकी जो जनरल वैल्यू है यानी कि सभी फंक्शनों के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होगी c जो है समाकलन, ये अचर कहलाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। और ये जो c है f के प्रति अवकलजों का परिवार को व्यक्त करता है फंक्शन के। जैसे हमारे पास d/dx f(x + c या f(x) जो डिफरेंशियल है d/dx से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से समाकलन को प्रतीक के रूप में इंटीग्रल f(x), इंटीग्रल का चिन्ह होता है ये कैपिटल बड़ा S सा बना देते हैं, तो प्रतीक चिन्ह है f(x) = f(x) × dx। dx का मतलब x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, ये समाकलन कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा कैपिटल f(x + c) ये होगा। इसको x के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन के रूप में समाकलनों के पूरे परिवार को निरूपित करता है। यानी कि जो कैपिटल इंटीग्रल f(x × dx = कैपिटल f(x + c) जो होगा निश्चित समाकलनों के पूरे परिवार को, यदि हम c लगा देते हैं तो पूरे परिवार को निरूपित करता है। पूरे परिवार का मतलब यह है, यानी पूरा फंक्शन प्राप्त हो जाता है हमारे पास इंटीग्रल करने पर। जैसे हमारे पास d/dx f(x) का आंसर जो है स्मॉल f(x) होगा, और यदि कैपिटल f(x + c) का डिफरेंशियल करते हैं तब भी f(x) के बराबर होगा। लेकिन ये जो है पूरा परिवार को निरूपित नहीं करेगा, केवल इंटीग्रल f(x) केवल f(x) लिखेंगे तो। लेकिन f(x + c) यदि लिखते हैं तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन आ जाता है f(x + c) इंटीग्रल f(x) का। तो हमारे पास कोई भी इंटीग्रल निकालते हैं हम किसी भी फंक्शन का, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं, जिसको हम c को या c की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, d, e, f, g, h, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं जिसके साथ में x ना हो, और इसको हम समाकलन का अचर कहते हैं या अचर कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद जैसे हम f(x) d/dx को कोई फंक्शन f(x) है, उसका d/dx निकालते हैं यानी कि अवकलन निकालते हैं, तो इसको x से सापेक्ष अवकलन कहते हैं। इसी तरह से इंटीग्रल f(x dx) को अगर लिखते हैं या पढ़ते हैं हम, तो फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकलन कहा जाता है, समाकलन कहलाता है। इसको प्रतीक रूप में dx लिखते हैं, इंटीग्रल f(x × dx), और अवकलन को d/dx f(x) इस तरह से लिखते हैं। इसके देखिए हमारे पास सूत्र हैं समाकलनों के, इंटीग्रल के। तो जैसे हमारे पास इंटीग्रल x⁴n × dx, इसका यदि हम इंटीग्रल करें x⁴n का, तो इसका सूत्र होगा x⁴n + 1/n + 1 + c, जहाँ पर n = 0 -1 के बराबर होता है। c कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं और ये पूर्ण इंटीग्रल कहलाता है।
नहीं पूरे परिवार को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें पावर बढ़ जाती है इंटीग्रल में। जैसे डी अपॉन डी एक्स में एक्स की पावर n पे करते हैं तो उसमें पावर घटती है, और यहाँ पर इसमें इंटीग्रल एक्स की पावर n का करेंगे तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें पावर बढ़ जाती है। इसी तरह से 1 इंटू डी एक्स का करेंगे यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू करेंगे तो एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे एक्स के सापेक्ष तो माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। जो वहाँ पर आंसर है डिफरेंशियल में वो यहाँ पर फंक्शन बन जाता है, बस ये इसका इसी वजह से समाकलन को अवकलन का व्युत्क्रम कहा जाता है। कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे एक्स के सापेक्ष तो साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस के कोट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास सूत्र हैं, इनको अच्छे से याद करना। वैसे अवकलन में तुमने सारे सूत्र डी अपॉन डी एक्स से करे हैं, जो वहाँ पर आंसर आ रहे हैं वो यहाँ पर फंक्शन बन जाते हैं, और जो फंक्शन है वो यहाँ पर आंसर बन जाते हैं। इसी तरह से सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी आगे लिख सकते हैं, या माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस के कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसका माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे पास सूत्र हैं। इसके अलावा और देखिए इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स का करते हैं तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी लिखते हैं। इसी तरह से ए की पावर एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो ए की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का इंटीग्रल करते हैं एक्स के सापेक्ष तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, या माइनस के लॉग मॉड कोस एक्स। मॉड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से वैल्यू से प्राप्त होता है, मॉडल्स लेते हैं कोस एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉट एक्स का इंटीग्रल करते हैं लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, या माइनस के लॉग कोस एक्स प्लस सी के बराबर होता है। इसी तरह से सेक एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या लॉग मॉडुलस टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसी तरह से कोसेक एक्स डी एक्स का लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस लॉग प्लस सी, या लॉग टेन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन सी, या माइनस के कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, या माइनस 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है लॉग मॉडल्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है लॉग मॉडल्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2 ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन 2 ए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें देखिए अगर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ भी जो है आंसर में माइनस हो जाते हैं प्लस की जगह। इस तरह से हमारे पास ये इम्पोर्टेंट सूत्र हैं इंटीग्रल के, इनको आपको याद करना, अच्छे से याद करना है, और इसी पर आधारित सारा इंटीग्रल आधारित है। निश्चित समाकलन
इनके जो होता है, तो इससे जो है आपको मैं समझता हूँ ज़्यादातर इंटीग्रल का जो पोर्शन इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, और जो है ये सभी जो इंटीग्रल के सवाल इनसे हो जाएंगे। इनको अच्छे से याद करना, नोट्स में तैयारी करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट फर्स्ट के रूप में हम इसको वीडियो में बता रहे हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ 7.1 का मैं। NCERT बुक का ये दिया हुआ है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना हमें। x से सापेक्ष इंटीग्रल dx, इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए फंक्शन का उत्तर निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन का खोल लेंगे, वर्ग खोल लेंगे। तो √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2√x और इंटू 1/√x। इस फंक्शन को हमने सरल कर दिया है, और dx ऐसे कैसे ही, इससे ये कैंसिल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/x और माइनस के 2। ये 3 फंक्शन हो चुके हैं हमारे पास, इनका अलग अलग से इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रल x करेंगे, या अलग अलग से लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रल x इंटू dx प्लस इंटीग्रल 1/x इंटू dx माइनस 2 इंटीग्रल 1 इंटू dx, इस तरह से लिख सकते हैं। x का इंटीग्रल अभी x की पावर n का सूत्र बताया था मैंने, उस पर आधारित है। x की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस 1/x का log x माइनस 2 इंटू 1 का x, अब प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है x की पावर 2/2 प्लस log मॉडुलस x माइनस 2x प्लस c। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। छोटे छोटे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन था, हमने इसको खोल दिया है, होल स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो सूत्र हैं साइन का, कोस का, टेन का, सेक का, इसके इंटीग्रल दे रखे हैं x के रूप में। यदि हमारे पास x की जगह कोई दूसरी वैल्यू आ जाती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का, इसमें देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल sin 2x dx दिया हुआ है। यदि x की जगह कोई दूसरा मान आ जाता है और उसका हमें इंटीग्रल करना होता है, तो देखिए इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले तो हम इस 2x को, जो x की जगह रखा हुआ है, इसको कुछ और मान लेंगे। पहले तो हम इस फंक्शन को लिखेंगे sin 2x इंटू dx, इसमें मान लेंगे, माना 2x = t, और जिस भी फंक्शन को मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जिसको भी हम t मानते हैं उसका अवकलन करेंगे दोनों साइडों में। तो देखिए इसका करेंगे तो 2d/dx x का, और इधर हो जाएगा dt/dx। x का 1 तो 2 × 1 और =dt/dx। इस dx को इधर ले जाएंगे और dt/2 वैल्यू हो जाएगी, 2 को इधर ले गए और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन होगा sin 2x की जगह तो t हो जाएगा और dx की जगह dt/2। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपल फंक्शन बन चुका है और t में बन चुका है। तो इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 sin t की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, इंटीग्रल होता है sin t का माइनस के cos t, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं और t का मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस cos 2x/2 और प्लस c। इसका ये आंसर होगा माइनस के cos 2x प्लस c आंसर। इसी तरह से इसको देखिए t मान के भी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका भी है हमें, अगर यदि t मान के नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम देखिए, इसका जैसे हम इसको डिफरेंशियल में लिखते थे d/dx करते थे, वहाँ पर गुणा में d/dx करते हैं जो x की जगह रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यदि हमें इंटीग्रल करना, देखिए यहाँ पर हमारे पास ax + b का होल स्क्वायर है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो वर्ग खोल के भी कर सकते हैं, या इसको पूरे को हम
टी मान के या अपने दिमाग में एक्स मान के चलते हैं, एक्स की जगह रखा हुआ है। अगर सीधे सीधे करते हैं तो ए एक्स प्लस बी जो वैल्यू रखी हुई है उसका पूरे का सीधे सीधे एक्स मान के इसका इंटीग्रल कर देते हैं 2+1 अपॉन 2+1। उसके बाद बटे में डी अपॉन डी एक्स करते हैं, जो एक्स की जगह रखा हुआ है ए एक्स प्लस बी जो भी फंक्शन रखा हुआ है उसका बटे में हम डिफरेंशियल करते हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास टी मानने की आवश्यकता नहीं है, इससे हम सीधे सीधे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा a इंटू 1 एक्स का डिफरेंशियल और b का 0 और प्लस के c। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a और प्लस के c। इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक पहली वीडियो में हमने आपको जो है पार्ट फर्स्ट है ये 7.1 के लिए। अन्य सवाल इसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 10 तक आप करना। थैंक यू।